हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज की वीडियो में भारतीय संविधान कैसे बना इस टॉपिक को देखेंगे, जो कि आपका संविधान क्यों और कैसे की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम दो टॉपिक को देख चुके हैं। पहला टॉपिक हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, और दूसरा संविधान की सत्ता, जिसके अंदर हम बेसिकली हमने क्या देखा, संविधान क्या है और ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी संविधान को सफल बनाती है या प्रभावी बनाती है, मतलब उसको मजबूत बनाती है। आपने अगर वो दोनों वीडियो देख लिए तो आप अब इस टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हो। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम भारत के संविधान के पूरे बनने की प्रक्रिया को देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। अगर कभी भी एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसे अविभाजित भारत से निर्वाचित किया गया था। मतलब जो संविधान सभा, जो इसके अंदर सदस्य थे, इन सदस्यों का चुनाव कहां से करा गया था? जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भारत का हिस्सा थे, तो उसके अंदर से हम क्या देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी अविभाजित भारत में। और आपको पता है भारत का विभाजन हो गया था। विभाजन के बाद जो पहली बैठक हुई वो 14 अगस्त 1947 को हुई। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों का। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, वो 1935 में स्थानीय प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुनकर आए थे। आपको ये समझ नहीं आया होगा। वेट, देखो, हमारे देश के अंदर जो शुरू से ही जो राष्ट्रवादी नेता थे वो मांग कर रहे थे कि एक तो आप हमारे देश में रूल कर रहे हो और आप हमें को अधिकार नहीं दे रहे हमारे देश के अंदर निर्णय लेने के अंदर, सारे के सारे डिसीजन आप ले रहे हो। तो इसी चीज को देखते हुए 1935 में, ठीक है, 1935 के कानून के तहत क्या हुए थे? प्रांतीय चुनाव हुए थे। ठीक है, तो जो प्रांतीय चुनाव में जो नेता चुन कर आए थे, ठीक है, ये जो नेता थे, इन नेताओं ने क्या करा? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं आए, बल्कि जो 1935 के अधिनियम के तहत जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उन प्रांतीय चुनावों में जो नेता चुनकर आए थे, उन नेताओं ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करा। मतलब कि संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुनकर आए। समझ में आ गया? अप्रत्यक्ष विधि, जहां पर जनता जिनको चुनती है वो फिर आगे दूसरों को चुनते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है राष्ट्रपति का चुनाव। उसके अंदर हमारे मदर फादर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि जिनको हम चुनते हैं वो फिर उनको चुनते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया होगा कि 1935 संविधान सभा के सदस्य 1935 कि स्थानीय प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुनकर है। अप्रत्यक्ष मतलब जनता ने चुना, बल्कि जो चुने हुए नेता थे उन्होंने चुना। ठीक है, और जो संविधान सभा की जो पूरी की पूरी जो गठन है, संविधान सभा का जो पूरा का पूरा गठन है, वो किसके प्रस्ताव पे हुआ? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। मतलब संविधान सभा कैसी होगी उसका गठन जो था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ, जिसको ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने भेजा था। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल मतलब जो ब्रिटेन के ऊपर रूल कर रहे थे, उन मंत्रियों के द्वारा भारत में एक मिशन भेजा गया जिसको बोला गया कैबिनेट मिशन। क्यों बोला गया कैबिनेट मिशन? क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रमुख मंत्री थे, उन मंत्री के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है, इसलिए जो प्रमुख मंत्री होते हैं उनको हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर हमने क्या बोल दिया इसको? कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के लिए क्या प्रस्ताव दिया? तो मेनली उन्होंने 4 प्रस्ताव दिए। पहला प्रस्ताव संविधान सभा ने क्या दिया, कैबिनेट मिशन ने क्या दिया कि प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत। अब ये देशी रियासत क्या है? प्रत्येक प्रांत मतलब वो इलाके जहां पर
ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, उसे हमने बोल दिया प्रांत। अब देसी रियासतें क्या हैं? देखो, आप सबको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना शासन करा और यहाँ के जितने भी राजा थे उनको हराया। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ राजा ने क्या बोला कि हम आपके अधीन रहकर काम करेंगे, हम आपके अधीन रहकर काम करेंगे। ठीक है, मतलब हमें यहाँ का राजा रहने दो, हम आप ही के अंडर में रहकर काम करेंगे, आप जो बोलोगे हम वही मानेंगे, बस हमारा जो एरिया है हमारे अंडर में रहने दो। और इन्हीं इलाकों को क्या बोला गया? रजवाड़े बोला गया। समझ में आ गया? तो इतना क्लियर आपको देसी रियासत का मतलब? तो प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई, मतलब जितनी उनकी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से सीटें दी गई। और इसका एक मोटे तौर पर क्या अनुपात रखा गया? जो संविधान सभा का एक सदस्य होगा वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब एक सदस्य के अंदर, एक सदस्य जो होगा संविधान सभा का, उसके अंदर 10 लाख जनता आएगी। समझ में आ गया? इसका सिंपल सा मतलब ये था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो ब्रिटिश भारत से, मतलब वो इलाका जहां पर ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल था, उस इलाके से 292 सीटें आई। देसी रियासतें जिनकी संख्या कितनी थी? 565, वहां से 93 सीटें आई। अब क्यों आई भाई? क्योंकि भाई बहुत सारे रजवाड़े ऐसे थे जिनकी पॉपुलेशन कम थी, तो 5-6 रजवाड़ों ने मिलकर अपना एक संविधान सभा का सदस्य चुना। इसके अलावा चीफ कमिश्नर स्टेट से 4 सीटें आई। अब ये जो चीफ कमिश्नर स्टेट है ना, ये आपकी बुक में नहीं है, याद रखना ये, लेकिन 4 सीटें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये भी 4 सीटें थी। अब ये चीफ कमिश्नर स्टेट कौन से होते हैं? कुछ ऐसे स्टेट जहां पर ब्रिटेन का बिल्कुल सीधा कंट्रोल था और वो वहां पर चीफ कमिश्नर अपॉइंट कर कर वहां पर सीधा रूल करते थे, उस इलाके को बोला गया चीफ कमिश्नर स्टेट। समझ में आ गया? मतलब इस एरिया में जो भी रूल होगा सीधा किसको रिपोर्ट करनी होगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। उस इलाके को चीफ कमिश्नर स्टेट बोला गया। तो यहां से आई 4 सीटें, क्योंकि 4 चीफ कमिश्नर स्टेट थे तो 4 सीटें आई। तो टोटल सीटें कितनी आई? 389 सीटें आई। तो संविधान सभा को बनाने का जो काम है वो 389 लोगों के द्वारा करा गया। ठीक है, जब अविभाजित भारत से संविधान सभा का गठन हुआ तो। अब जो संविधान सभा के 389 सदस्य थे, इनको क्या करेगा? 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, मुसलमान, सिख और सामान्य लोग, मतलब हिंदू एक तरीके से, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, अब जो वो इलाके जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, वहां के सदस्यों का जो चुनाव था वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया। देखो, आप ना इस वर्ड को ऐसे ही याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कि जो ये 292 सदस्य हैं इनका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संगणीय मत पद्धति का प्रयोग करा गया इनके चुनाव के लिए। बाकी जो ये 93 सदस्य थे, इनका चुनाव जो था देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व का चुनाव का तरीका परामर्श से तय किया गया। मतलब अभी मैंने बताया कि 4-5-6 राजा ने मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया। ठीक है, मतलब इनका चुनाव नहीं हुआ था, मतलब 5-6-10 रजवाड़े जिनकी पॉपुलेशन मिलकर 10 लाख हो रही है, उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा। तो उन्होंने क्या करा? आपस में सलाह मशवरा करा और सलाह मशवरा कर कर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा के अंदर भेजा। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के गठन के लिए क्या प्रस्ताव दिया गया, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का स्वरूप, नेचर क्या था संविधान सभा का। ठीक है, कई बार डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा का स्वरूप बताइए। तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना हो गई कि भाई भारत का विभाजन होकर ही रहेगा। जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य 389 थे वो रिड्यूस होकर कितने हो गए? 299 हो गए, याद रखना। ठीक है, और 29 नवंबर 1949, सॉरी 26 होगा ये,
एक मिनट, 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य मौजूद थे और जो अंतिम संविधान था उस पर इन्हीं 284 मेंबर्स ने क्या करें, सिग्नेचर करें। दोबारा बता दे रहा हूं, 3 जून को विभाजन डिक्लेयर हो गया कि भारत का विभाजन होकर रहेगा। तो 389 सदस्य से घटकर सदस्य कितने रह गए, 299। और जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो अंतिम दिन जो संविधान सभा की बैठक हुई, तो उस दिन 284 मेंबर प्रेजेंट थे और इन्होंने ही फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर करे। तो आपसे अगर पूछे तो आपको ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं पूरा स्वरूप बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर नहीं आते। मतलब इनको जो एलिजिबल वोटर्स थे, जो चुनाव वोट देने के योग्य होते हैं, उन लोगों के द्वारा वोट देकर चुन के नहीं आए थे, बल्कि ये अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुनकर आए थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि संविधान सभा को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का प्रयास किया गया था। अब अभी मैंने ऊपर आपको बताया कैसे करा गया था ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का। तो जिनकी जितनी जनसंख्या थी उनके आधार पर उनको संविधान सभा के अंदर सदस्यता दी गई। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, जिसको हम क्या बोलते हैं, एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, उसके 28 मेंबर्स थे, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं राजनीतिक दल की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का संविधान सभा में वर्चस्व था, ठीक है। मतलब 82% जो मेंबर थे संविधान सभा के अंदर वो कांग्रेस पार्टी से आते थे। लेकिन कांग्रेस स्वयं में विविधताओं से भरी हुई थी, लेकिन ये 82 मेंबर एक ही विचारधारा के नहीं थे, अलग अलग विचारधारा के थे, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या के सभी तबके का क्या हुआ, नुमाइंदगी का मतलब सभी तबकों की क्या हुआ, प्रतिनिधित्व हुआ, सबका रिप्रेजेंटेशन हुआ संविधान सभा के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस स्वरूप क्लियर है। अब आते हैं नोट पर। देखो हमारे ना संविधान निर्माताओं की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने उस संविधान को उस समय पर बनाया जिस समय देश के अंदर हिंसा चल रही थी, लेकिन उन्होंने इस हिंसा से भी बहुत सारे सबक लिए। देखो विभाजन से उपजी हिंसा से सबक लेते हुए भारत के संविधान ने नागरिकता की नई अवधारणा प्रस्तुत की। मतलब एक न्यू कॉन्सेप्ट आया नागरिकता का, क्या कि अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अल्पसंख्यक केवल सुरक्षित ही नहीं होंगे, साथ ही साथ उनका धर्म कोई भी हो, उनकी नागरिकता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ये अलग से एडिशनल था, इसको आपको स्वरूप के अंदर नहीं जोड़ना है, ठीक है, याद रखना। चलो अब बात करते हैं संविधान सभा के कामकाज की शैली। भाई संविधान सभा ने काम कैसे करा? अब हमने संविधान सभा तो बना दी, अब उसने काम कैसे करा, उसके कामकाज की शैली क्या थी? तो अगर मैं बात करूं, संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वो सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यही सोच लेंगे कि वो भाई सबका प्रतिनिधित्व कर रही है, अब सारा चीज उस पर छोड़ दो, तो ऑब्वियस सी बात है संविधान सही से बन ही नहीं पाएगा। बल्कि हम क्या देखते हैं, पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किए गए, ठीक है। मतलब ये नहीं देखा गया कि भाई अगर ये बंदा है तो ये केवल अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अगर वो कोई भी बात कर रहा है तो इस चीज पर जरूर ध्यान दिया जाए कि वो पूरे देश को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाए, केवल अपने समुदायों की बात ना करे। अगर वो अपने समुदायों की बात करेगा और पूरे देश की बात नहीं करेगा तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज दिखती भी हमें, ठीक है, कि बहुत सारी चीजों को लेकर इसलिए हमें मतभेद भी दिखता है। जैसे भारत में शासन केंद्रीकृत होना चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्य के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्ति होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार को की रक्षा करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको लेकर संविधान में बहुत ज्यादा हमें डिबेट देखने के लिए मिलती है, बहुत ज्यादा वाद विवाद देखने के लिए मिलता है, वाद विवाद बहुत ज्यादा। लेकिन संविधान सभा के अंदर एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ, वो था आपका सार्वभौमिक मताधिकार। क्या होता है सार्वभौमिक मताधिकार?
धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिक को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार होगा। जैसे उस समय पर कितना था, 21 साल, कि जो भी 21 और 21 से प्लस का होगा उसको वोट देने का अधिकार होगा। ये एक ऐसा मुद्दा था संविधान सभा के अंदर जो बिना किसी विवाद के पास हो गया। अब एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संविधान सभा के अंदर कौन सा ऐसा मुद्दा था जो बिना किसी विवाद के पास हो गया, तो था सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कामकाज की शैली कि भाई प्रॉपर क्या होते थे, मतभेद होते थे और कोशिश करी जाती थी कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो देश को हित में रख के लिया जाए, इसलिए हमें बहुत सारे मतभेद देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब क्या कार्यविधि अपनाया गया, मतलब संविधान बनाने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया गया, तो हम क्या देखते हैं कि संविधान बनाने के लिए हमारी संविधान सभा ने मुख्य तौर पर 8 मुख्य कमेटी बनाई, मतलब 8 डिपार्टमेंट बनाए और इनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, ये सब क्या थे, इन प्रमुख कमेटियों के अध्यक्ष थे जिनको अलग अलग मुद्दों के ऊपर क्या करना था, काम करना था। अब जैसे कहने का मतलब है, मान लो एग्जाम्पल के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया कि केंद्र सरकार को क्या शक्ति होनी चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दे दिया कि लोगों के क्या क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए। समझ में आ गया, संविधान के अंदर क्या चीज कहां आएगी, ये किसको दे दिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। तो समझ में आ गया, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट दे दिए कि आप इस चीज पर काम करोगे, आप इस चीज पर काम करोगे, आप इस चीज पर काम करोगे, आप इस चीज पर काम करोगे। ठीक है, और जितने भी आप ये लोग देख रहे हो ना, ये मत सोचना कि ये सारे के सारे जो लोग थे ये एक दूसरे के दोस्त थे। ठीक है, ये सभी जो थे उनके विचार एक दूसरे से मिलते नहीं थे, लेकिन इन सभी ने मिलकर भारत के संविधान को बनाया। देखो, जैसे प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ विषयों का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप मतलब कि सबको कुछ ना कुछ टॉपिक दे दिए और सबको उसके ऊपर काम करना था कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, किसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। और जब बैठक होती थी संविधान सभा की तो उसके ऊपर चर्चा होती थी। ठीक है, और इन चर्चाओं में कोशिश की जाती थी जो भी मुद्दा संविधान के अंदर लिखा जाएगा या जोड़ा जाएगा वो सब आम राय से हो, मतलब सबका एक कॉमन कंसेंट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, इससे दिक्कत हो सकती थी, तो कोशिश करी गई कि जो भी चीज़ संविधान में जुड़े तो सबकी आम राय से जुड़े और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह का पक्ष ना ले, ये बिल्कुल कोशिश करी गई थी। और कई प्रावधान पर जब कुछ ज़्यादा विवाद हो जाता था तो उसका निर्णय मत विभाजन के आधार पर लिया जाता था कि वोटिंग कराई जाती थी, कितने लोग उसके फेवर में और कितने लोग उसके अगेंस्ट में है, और उसके हिसाब से डिसीजंस लिया जाता था। समझ में आ गया, तो ये इस तरीके की कार्यविधि अपनाई गई। इस पूरे काम में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और टोटल 166 बैठकें हुई। कहने का मतलब क्या है कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन जो संविधान सभा के सदस्यों की जो मीटिंग हुई वो 166 हुई। समझ में आ गया, और फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करा गया। अब सबके मन में, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करा गया भाई, जब संविधान 2 महीने पहले बन गया था तो इसको 2 महीने बाद क्यों लागू करा गया। तो 1930 में हम क्या देखते हैं कि पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया था। स्वराज दिवस किसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में बनाया गया था। तो उसी दिन को याद करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे संविधान को 2 महीने बाद लागू करा गया। समझ में आ गया, तो आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब एक और टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो संविधान था उसको राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मिली हुई थी। अभी विरासत का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस तरीके से, ठीक है, एक बच्चे को विरासत में कोई चीज़ मिलती है, उसी तरीके से जो हमारा संविधान है जब वो बना तो संविधान सभा केवल उसको क्या करी थी, आकार दी थी,
उन चीज़ों के ऊपर जो सहमति थी कि भारत कैसा होगा आज़ादी के बाद, किस तरीके का शासन होगा, जनता के मौलिक अधिकार, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो गई थी कि जब भी भारत देश बनेगा, आज़ाद होगा, तो भारत के संविधान में ये चीज़ें होंगी। बस संविधान सभा ने क्या करा, उसको एक आकार दिया। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या थी। भारत का भारत की संविधान सभा में इतनी विविधतापूर्ण थी कि सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर पाती। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग थे, तो ये काम ही नहीं कर पाती यदि उनके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती जिन्हें संविधान में रखा गया। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही सहमति बनी थी। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जिन चीज़ों को संविधान में शामिल करना था, उन चीज़ों के ऊपर संविधान सभा का गठन होने से पहले ही नेताओं के बीच में सहमति हो गई थी कि जब भी देश का संविधान बनेगा तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। संविधान सभा ने क्या किया, केवल उसको आकार दिया है। याद रखना, संविधान सभा ने उस चीज़ को केवल आकार दिया है। ठीक है, जैसे हमें इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण दिखता है, राष्ट्रीय आंदोलन के जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश हमें उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से इसको समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मतलब एक तरीके से हमारा सारांश कि भारत का संविधान कैसा होगा। ठीक है, जैसे कुछ उद्देश्य प्रस्ताव की बातें जो मैं आपको बता देता हूं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य होगा। भारत ब्रिटेन के अधीन आने वाले भारतीय क्षेत्र, देसी रियासतों और देसी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्र जो भारत का अंग बनना चाहते हैं, उसका एक संघ होगा। संघ की इकाई स्वायत्त होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। मतलब संघ की इकाइयाँ, मतलब जो भी स्टेट है वो स्वतंत्र होंगे। मतलब क्या है यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि जो स्टेट है वो स्वतंत्र होंगी। ठीक है, अपने क्षेत्र में जो काम केंद्र के नहीं है उसके अलावा सारे के सारे काम करने का अधिकार किसको है, राज्य को है। चौथा, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा उनके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता होगी। और आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसरों में समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। समझ में आ गया? अब इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस आप समझ लो क्या क्या चीज़ें थी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गणराज्य के क्षेत्रीय अखंडता, थल, जल, आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्र के कानून और न्याय के अनुसार होगा। मतलब जो भी काम होगा कानून और न्याय के अनुसार होगा। साथ ही साथ विश्व शांति और मानव कल्याण को विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान देगा। समझ में आ गया? तो ये था कुछ उद्देश्य प्रस्ताव, और इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि भारत का संविधान कैसे बना। अगर इस आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।